नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस और हमारा जो टॉपिक चल रहा है जनरल साइंस में वो चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र। सम्मिलित रूप से 3 अंग होते हैं, इसके 3 भागों से मिलकर बना होता है, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। किन किन सब चीजों से मिलकर बना होता है? हृदय, रक्त तथा ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। किसने खोज की थी इसकी? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने हार्ट बीट्स के बारे में, हृदय धड़कन दर के बारे में पढ़ाई की थी। देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और हृदय धड़कन दर का मापन किस में किया जाता है, ठीक है, और जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कुछ चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको मैंने बताया कि जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कक्षीय हृदय होता है, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट होता है सभी मनुष्यों में। तो इसकी जो हृदय धड़कन दर होती है वयस्क की, वो 72 हार्ट बीट्स पर मिनट होती हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। अब ये मेजर किस में की जाती हैं, कैसे मेजर की जाती है, इसके लिए कौन सा ग्राफ यूज किया जाता है? ठीक है, देखो, किसी भी चीज का मापन किस में किया जाता है, किसने उसकी खोज की, इससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे देखो, कई बार पूछा जाता है कि जो भूकंप का मापन है वो किस में किया जाता है? सिस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंप का अध्ययन जैसे वो कहलाता है सिस्मोलॉजी, ठीक है, भूकंप का मापन सिस्मोग्राफी में। ऐसे वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है उसका मापन हैग्रोमीटर से, वायु दाब का मापन बोरोमीटर से। तो ठीक इसी प्रकार जो हृदय धड़कन दर का मापन है वो किससे किया जाता है? हृदय धड़कन दर का मापन किससे किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी जिसको बोलते हैं, ईसीजी शॉर्ट में, ईसीजी के द्वारा हृदय धड़कन दर का मापन किया जाता है। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी। ईसीजी फुल फॉर्म क्या होगी ईसीजी की? फुल फॉर्म हो जाएगी ईसीजी की इलेक्ट्रो ठीक है, सी फॉर कार्डियो, जी फॉर ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? देखो, किसी भी चीज पर किस पैमाने पर आंकड़ों को दर्शाना, ठीक है, ग्राफ होता है। मैथ्स में आप पढ़ते होंगे ग्राफ के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसके जो खोज करता है वो कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के जो खोज करता है वो इथोवॉन थे। इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता, वैज्ञानिक का नाम क्या था? इथोवॉन, इथोवॉन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, आविष्कार करता होंगे इसके, खोजकर्ता नहीं होंगे, ठीक है। आविष्कार और खोज में क्या फर्क होता है? आविष्कार करता, आविष्कार और खोज में क्या डिफरेंस होता है? देखो, आविष्कार क्या होता है? जिसका मतलब खोज तो होगी जो ऑलरेडी यूनिवर्स में, अर्थ में एग्जिस्ट कर रही है, पर मनुष्य से अनभिज्ञ है, उसे जानकारी में वो चीज नहीं है, तो अगर उसकी तो खोज होती है। जबकि ऐसी चीज जो यूनिवर्स में जो भी इक्विपमेंट्स है उनको तोड़ मरोड़ कर बनाया जाए, ठीक है, उसका आविष्कार होता है। जैसे रेडियो का आविष्कार, विद्युत तरंगों का आविष्कार, ठीक है, जैसे प्लेन का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार हुआ। जबकि भारत की खोज हुई, ठीक है, अंतरिक्ष की खोज हुई, आकाश गंगाओं की खोज हुई, है ना, पानी की जैसे चांद पर खोज चल रही है, आविष्कार नहीं चल रहा है। तो ये बेसिक से डिफरेंस है, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि आविष्कार और खोज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है ईसीजी का? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रमुख कार्य होता है, इसका कार्य होता है जैसे हमारे हृदय में
जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक हृदय में इतना करंट होता है, ऐसे नोड जैसे माइंड से क्या होता है, न्यूरॉन से सिग्नेचर, यहाँ सिग्नल आते हैं, ऐसे नोड हमारी हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या है, विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ईसीजी का जो प्रमुख कार्य क्या करता है, हृदय में उत्पन्न होने वाली जो विद्युत तरंगें हैं उनका मापन कौन करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करता है। ठीक है। अब ऐसे आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि हाँ भाई आप हमें ईसीजी करके दिखाओ। आपसे एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ईसीजी का कार्य क्या होता है, हृदय का मापन, हृदय धड़कन का मापन। इसका कार्य होता है यह हृदय में उत्पन्न होने वाली विद्युत तरंगों का मापन करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा ईसीजी के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, देखो कई बार आपने देखा होगा स्क्रीन पे ऐसी एक लाइन चलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इसमें होती है पी क्यू आर एस टी वेव्स। इसमें पी क्यू आर एस टी तरंगें होती हैं। ठीक है, उन तरंगों का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ईसीजी के द्वारा। और उसी से डॉक्टर्स मेजर करते हैं कि इनके हार्ट बीट्स प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है, कहाँ इश्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे होती है जैसे पी क्यू आर एस टी। ठीक है, ये वेव्स वापस रोटेट होती रहती हैं। तो ईसीजी का कार्य पी क्यू आर एस टी वेव्स का मापन करना, ईसीजी का कार्य हृदय में उत्पन्न होने वाली विद्युत तरंगों का मापन करना। ईसीजी क्या करता है, हृदय धड़कन दर का मापन करता है, जबकि हृदय धड़कन दर को नियंत्रित कौन करता है, ऐसे नोड, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। और इसका आविष्कार किसने किया था, आविष्कार किया था इथोवोन ने। ठीक है, और हृदय धड़कन दर के बारे में जैसे मैंने कल बताया था, विश्व में सबसे ज्यादा किसकी होती है, छछूंदर की, सबसे कम शार्क की, उसके अलावा ब्लू व्हेल की, उसके अलावा जो सबसे मनुष्य में जो सबसे ज्यादा होती है वो बच्चों की होती है। ठीक है, ये सब कुछ थोड़ी सी चीजें हैं। अब देखो, एक ब्रेकियल धमनी, एक जो चीज होती है कि हमारा जो हार्ट है ऐसा बनता है। ठीक है, शेप, इसमें 4 कक्ष होते हैं। अब इसके बाहर बाहर की तरफ कुछ आवरण पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं। तो कई बार इनको पूछ लिया जाता है। इसकी बाहरी तरफ तीन तीन परतें पाई जाती हैं हृदय के, इनके अलग अलग नाम होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये आंतरिक परत होती है। ठीक है, ये इसके 4 कक्ष हो गए। ठीक है, और इसे वो निकलती रहती हैं, क्या बोलते हैं, आर्टरी, धमनी और शिराएं। ठीक है, ये जो आंतरिक लेयर होती है, आंतरिक परत, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंडोकार्डिया। सबसे आंतरिक परत को एंडोकार्डिया। देखो, एंडो जो शब्द है वो शब्द होता है अंदर के लिए, किसी भी चीज के अंदर होने के लिए। जैसे एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी में क्या है, पाइप मुंह से सभी अंगों में भेज के देखते हैं। जैसे कोई क्रिया है, उष्मा शोषी क्रिया होती है, जो उष्मा का अवशोषण करती है, तो एंडोथर्मिक। ठीक है, जैसे मनुष्य के शरीर के अंगों की जांच करना, एंडोस्कोपी। तो जो अंदर ही अंदर परत पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे, एंडोकार्डिया, है ना। ठीक इसी प्रकार जो मध्य में पाई जाएगी उसको बोलेंगे मायोकार्डिया। साइंस बहुत इजी है, जो टर्म्स हैं बस इन्हीं में इनका मतलब छुपा होता है। और पेरी का मतलब होता है
चारों ओर, किसी भी चीज के चारों ओर, जैसे हड्डी के, जैसे हड्डी के लिए इंटरनेशनल वर्ड है कॉन्ड्रियो या ओस्टियो, ओस्टियो। तो हड्डी के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पेरी ओस्टियो या पेरिकॉन्ड्रियो। हृदय के चारों ओर जो आवरण पाया जाएगा बाहरी लेयर, इसको क्या बोलेंगे, पेरिकॉर्डियो, है ना, पेरिकार्डियो। ठीक है। ऐसे ही मस्तिष्क के भी चारों ओर आवरण पाया जाता है, ठीक है, उसको वो, उसके अलग नाम है जो हम तंत्रिका तंत्र में पढ़ेंगे। तो मायोकार्डिया मध्य वाली को, एंडिकार्डिया एंडोकार्डिया अंदर, सबसे अंदर वाली को, जबकि पेरिकार्डिया सबसे बाहर वाली परत को बोला जाता है। ठीक है। अब देखो ब्लड वेसल्स, रुधिर दाब के बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था हृदय धड़कन दर, हृदय का कार्य क्या होता है, रक्त को पंप करना। जैसे ये हमारा शरीर है, ठीक है, ये हमारा हृदय है, ये शरीर है, ठीक है। हृदय से रक्त कौन ले जाता है, धमनी, और शरीर से हृदय में रक्त कौन लेके आता है, शिरा। ठीक है, ऐसे चलता है। हृदय से रक्त ले जाएगी धमनी, शरीर के अंगों में रक्त जाता है ना, शरीर के अंगों से रक्त कौन ले जाते हैं वापस हृदय में, शिराएं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। तो जब इन धमनियों में और शिराओं में रक्त बहता है, ठीक है, तो इन धमनियों और शिराओं में रक्त जब बहता है तो आप देखो शरीर में हृदय पंप करेगा तो उसे पंप करने पे प्रेशर फील होगा, ठीक है। तो हृदय को धमनियों में रक्त बहने के लिए कुछ दाब लगाना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, रुधिर दाब, रुधिर पर लगने वाला दाब, रुधिर दाब। ठीक है, तो रुधिर दाब के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर, ठीक है, रुधिर दाब। रुधिर दाब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रुधिर दाब की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, रुधिर बल या रुधिर दाब कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि रक्त के द्वारा रुधिर वाहिनियों के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल रुधिर दाब कहलाता है। ठीक है, रुधिर दाब का जो मापन है वो किस में किया जाता है, रुधिर दाब का जो मापन है वो स्पिग्मोमेनोमीटर, एक इक्विपमेंट होता है, उपकरण होता है, उसमें किया जाता है। ठीक है, इसका मापन जैसे आपने डॉक्टर्स के गले में देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है। स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं, हार्ट बीट्स मेजर करते हैं, सुनते हैं। तो रुधिर वाहिनियों के लिए जो रुधिर वाहिनियों का जो मापन किया जाता है, ब्लड का जो किसमें, जैसे यहां बांध के एक मशीन होती है, उस मशीन से बीपीएम मेजर की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, स्फेग्मोमेनोमीटर, स्फेग्मोमोनोमीटर। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, स्टेथोस्कोप के बारे में और स्पेग्मोमेनोमीटर के बारे में।
ठीक है। इसका मापन, रुधिर दाब का मापन स्पेग्मोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब कितना होता है स्टैंडर्ड सामान्य रुधिर दाब? सामान्य रुधिर दाब सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? देखो 100/80 120/80 mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ पारा। ठीक है। ये रुधिर दाब, सामान्य रुधिर दाब स्टैंडर्ड होता है। ये वाली स्थिति कब बनती है? जब हृदय कॉन्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, सिस्टोल की स्थिति में, संकुचन की स्थिति में। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि इस वाली स्थिति में रक्त हृदय के द्वारा रुधिर वाहिनियों से अर्थात धमनियों से पूरे शरीर के अंगों में प्रवाहित किया जाता है, और शरीर में हृदय को रक्त भेजने में ज्यादा प्रेशर फील होगा। तो इस वक्त, जाते वक्त, जब शरीर के अंगों में हृदय के द्वारा रक्त को प्रवाहित किया जाता है, तो उस दौरान जो दाब होता है वो सर्वाधिक ये कौन सी स्थिति में बनता है? ये सिस्टोल की स्थिति में बनता है, जबकि ये बनता है डायस्टोल की स्थिति में, है ना। ये सिस्टोल की स्थिति में बनता है, जबकि ये डायस्टोल की स्थिति में बनता है। ठीक है, ये वाला बनता है सिस्टोल की स्थिति में, ये बनता है डायस्टोल की स्थिति में। अब कई बार क्या आपने सुना होगा कि बीपी अधिक हो गई, बीपी कम हो गई, वो क्या होता है? रुधिर दाब को ब्लड प्रेशर, शॉर्ट में बोला जाता है बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, शॉर्ट में बीपी बोला जाता है। ठीक है, तो रुधिर दाब का एकदम से बढ़ना, उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो रुधिर दाब का जो बढ़ना होता है उसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। उसका मान कितना होता है? रुधिर दाब का बढ़ना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, अर्थात बीपी हाई हो गई, हाइपरटेंशन। इसका मान कितना होता है? 140/90। ये सिस्टोल की सिचुएशन, ये डायस्टोल की सिचुएशन। ठीक है, जबकि रुधिर दाब का कम होना क्या कहलाता है? रुधिर दाब का कम होना ये कहलाता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन लोकल लैंग्वेज में जैसे आप बोलते हैं बीपी कम हो गई, बीपी अधिक हो गई, बीपी कम हो गई, तो ये वाली सिचुएशन होती है, ये हाइपोटेंशन की होती है। इसमें कितना होता है? 110/70। ये सिस्टोल या डायस्टोल की सिचुएशन में इसकी यूनिट mm of Fg हो जाएगी। मापन किस में किया जाता है? मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में हमने पढ़ा जो हृदय धड़कन दर का मापन है वो किसमें किया जाता है, रुधिर दाब क्या होता है। अब हमारे जो इससे रिलेटेड ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं, रुधिर वाहिनियां, जो शिराएं और धमनियां हैं। शिराएं कौन सी होती है? जो उभरी हुई होती हैं, मोटी वेन्स होती हैं, इनको शिराएं बोला जाता है। जबकि अंदर की तरफ धसी हुई होती है, उन्हें धमनियां बोलते हैं। धमनियों का क्या कार्य होता है? ठीक है, इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।